केट चॉपलिन के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1850 को यूएस में, और ये बाय ऑक्यूपेशन नॉवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। इनके हस्बैंड का नाम था ऑस्कर चॉपलिन, और जिससे इनको 6 बच्चे हुए थे। और इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स में फेमिनिज़म काफ़ी दिखता था। ठीक है, तो ये फेमिनिस्ट ऑथर थी अमेरिका की। तो स्टोरी ऑफ एन आर जो उन्होंने लिखी है, ये इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ रिलेट करती है, क्योंकि इनकी शादी भी बहुत जल्दी हुई थी, अराउंड 20 की एज में, और इनके हस्बैंड की डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ एन आर, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला है मिसेस मिलाड, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, और इनको हार्ट डिजीज़ है। इनकी बहन है जोसेफिन। फिर मिसेस मिलाड के हस्बैंड हैं ब्रेंटले मिलाड, और ब्रेंटले मिलाड के फ्रेंड हैं रिचर्ड। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स हैं। अब स्टोरी शुरू होती है। जोसेफिन टूटे हुए शब्दों में बहुत मुश्किल से एक न्यूज़ देती हैं मिसेस मिलाड को, और वो न्यूज़ क्या थी कि मिसेस मिलाड के हस्बैंड की डेथ हो गई है रेल एक्सीडेंट में। एक ट्रेन एक्सीडेंट में मिसेस मिलाड के हस्बैंड की डेथ हो गई है। और ये डेथ की न्यूज़ उन्हें जोसेफिन को किसने दी? रिचर्ड ने, जो मिस्टर मिलाड का फ्रेंड है, और उसने ही न्यूज़पेपर ऑफिस में जाकर नेम्स देखकर कंफर्म कर ये बताया जोसेफिन को, और जोसेफिन ने बहुत मुश्किल से हिम्मत करके ये न्यूज़ दिया मिसेस मिलाड को। और जोसेफिन ज़्यादा इसलिए डरी हुई थी क्योंकि मिसेस मिलाड को हार्ट डिसीज़ है, तो उनको टेंशन है कि वो कहीं कुछ गलत ना हो जाए ये न्यूज़ सुनकर। तो जैसे ही जोसेफिन मिसेस मिलाड को न्यूज़ देती हैं, तो वो मिसेस मिलाड एकदम शांत हो जाती हैं, अपनी बहन को हग करती हैं, रोती हैं उसकी हग कर और अपने रूम में चले जाती हैं। और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी जैसे लोग मतलब कि बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें उस चीज़ को, बट वो एक्सेप्ट करती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं रोने के बाद। और वो रूम में जब चली जाती हैं तो उनके पीछे कोई नहीं आता, ताकि वो अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें उस सिचुएशन को समझने में। और जब मिसेस मिलाड अपने रूम में जाती हैं, रूम का डोर लॉक करती हैं, विंडो के पास खड़ी हो जाती हैं अपनी, जहाँ एक आर्म चेयर रखी है, और विंडो से बाहर देखने लगती हैं। उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होने लगता है। फिर उनको लगता है कि विंडो के बाहर झांकने पर उनको मिट्टी की खुशबू आती है, मतलब इससे ये मतलब है कि बारिश होकर जा चुकी है और स्प्रिंग सीज़न था। और उनको आवाज़ आती है, जो वहाँ पर बेचने वाले थे उनकी आवाज़ आती है, वहाँ बेचने वालों की जो कुछ बेच रहे थे, और चिड़िया के चहचहाने की भी उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर वो बाहर जाकर देखती हैं कि उनको आसमान दिखता है, जो ब्लू पैचेस हैं जिस पर। और फिर ये सब चीज़ें देख रही होती है अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। फिर वो उसी आर्म चेयर पर बैठ जाती हैं और अपना सर का टेक पीछे लगाती हैं कुशन पर, और बिल्कुल मोशनलेस हो जाती है वो एक डमी की तरह। और मतलब वो एक डमी की तरह बैठ जाती हैं टेक लगाकर पीछे, और बाहर झांकने लगती हैं। फिर क्या होता है, एक फीलिंग होती है जब हमारा गला, जब हम कभी सैड होते हैं या रोने का होती है, एक फीलिंग होती है हमारा गला चोक हो जाता है, बहुत पेन होता है उस टाइम गले में। तो मतलब तभी होती है फीलिंग जब हम अपना रोना कंट्रोल कर रहे होते हैं, राइट। तो वो वाली फीलिंग उन्हें होती है, और उनका थ्रोट चोक होता है। और यहाँ पे कंपैरिजन उससे किया गया है जैसे सपने में बच्चा सोते हुए डर जाता है, वैसे ही कंपैरिजन किया गया है उनका। जब थ्रोट चोक होता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी ज़िंदा हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील कर रही होती हैं। और यहाँ पर अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो कैसे दिखती थी। शी वॉज़ यंग, फेयर, उनके फेस पे काम लुक था, और उनकी आइज़ पे लाइंस थी, मतलब रिंकल्स थे। तो अब यंग हैं तो रिंकल्स कैसे, तो फिर ये चीज़ बताई गई है इनडायरेक्टली कि शायद उनकी लाइफ में काफ़ी प्रेशर्स थे और या कुछ अनहैप्पीनेस थी। और ये भी चीज़ दिखाई गई है कि उनकी मतलब वो काफ़ी स्ट्रेंथ भी दिखाई गई है उनकी। ठीक है,
अब जैसे वो बाहर देख रही होती हैं विद दैट डल स्टेयर, वो उन नज़रों से बाहर देख रही होती हैं चेयर पर बैठे हुए, और उनकी नज़रें एक ही जगह पर टिकी हुई होती हैं आसमान में। और फिर कुछ मिनट बाद उनका जो नज़रिया, जब वो बाहर देख रही होती है, वो एक इंटेलिजेंट थॉट की वजह से एक डिफरेंट व्यू बन जाता है। मतलब कि जैसे वो बाहर देख रही होती हैं तो उनकी आंखों में एक अलग चमक आती है, और फिर उन्हें लगता है कि शी वॉज़ वेटिंग फॉर दिस डे। वो इसी दिन का वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से, और अनजाने में ही सही, उन्हें पता भी नहीं था, बट वो इस दिन का वेट कर रही थी। फिर फिर क्या होता, फिर वो उस थॉट को रोकने की कोशिश करती हैं अपने अंदर कि वो ऐसा क्यों सोच रही हैं। और फिर यहाँ पर वो, मतलब यहाँ पे उनके हैंड्स की कंपैरिजन, मतलब वो दिखाए हैं बहुत टेंडर हैं, तो ये दिखाते हैं कि जैसे उनके कमज़ोर हाथ हैं, तो वैसे ही वो उस मतलब वीकनेस के साथ अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश करती हैं। ठीक है। और जब वो अपने आप को, मतलब कोशिश करती हैं बट वो नहीं रोक पाती, वो अपने आप को ऐसे ही छोड़ देती हैं, तो उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, विस्पर होता है धीरे से, और वो वर्ड था फ्री। और वो फ्री वर्ड कई बार रिपीट करती है अपने अंदर, फ्री 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 फ्री। और वो इस वर्ड को रिपीट करने लगती है, और जो उनकी आंखों की चमक होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि और एक और चीज़ बताती हूँ। पहले उनकी आंखों में जो एक लुक था डिप्रेसिंग, डल और डर वाला, वो सारा चला जाता है, और उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती है, और उनकी जो हार्ट बीट थी वो फास्ट होने लगती है, और जो उनका ब्लड फ्लो था वो हो जाता है नॉर्मल। ठीक है, पहले वो ज़्यादा चल रहा होगा तेज़ी से, बट अब वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर वो यही सब सोच रही होती है, वो उस कंडीशन में होती है, फिर उन्हें लगता है, फिर वो दोबारा सोचती हैं कहीं वो एक ईवल जॉय तो नहीं है, जो उनके हस्बैंड के मरने के बाद भी वो इतना अच्छा, मतलब एक अलग नज़रिए से देख रही हैं उस सिचुएशन में, रोने धोने की बजाय एक अलग नज़रिए से देख रही हैं। तो उनको लगता है कहीं ये ईवल जॉय तो नहीं है उनका। फिर उनको अगला थॉट आता है, वो उसे कंट्रोल करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ईवल जॉय नहीं है। और फिर वो फिर सोचती हैं अपने बारे में कि ईवल जॉय नहीं है, वो जो सोच रही हैं बिल्कुल सही सोच रही हैं। और बट फिर उनके मन में एक और थॉट आता है कि जब वो अपने हस्बैंड को देखेंगी फोल्डेड हैंड्स में डेथ बेड पर, तो वो शायद अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए रोने से। बट फिर वो उसके आगे क्या सोचती हैं कि इस बिटर मोमेंट के बाद, उस अजीब और क्या कहूँ, दुख भरे मूवमेंट के बाद एक बहुत ही अच्छी उनकी लाइफ आगे की पड़ी है, जिसे वो अकेले जी सकती हैं सिर्फ अपने लिए, और किसी को उनके लिए नहीं जीना पड़ेगा जीवन, और ना ही उनको किसी के लिए जीना पड़ेगा। तो वो सोचती हैं वो जीवन अपने लिए जिएंगी, और पूरी लाइफ उनकी पड़ी है अपने आज़ादी से जीने के लिए खुलकर। और फिर वो अपने बाहें फैलाकर उस मोमेंट का वेट करने लगती हैं कि जब वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी जीने लग जाएंगी। और फिर उनके मन में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, उनमें से ये भी होता है कि अब वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो ये भी कहती हैं कि लोग आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, अगर आपके पार्टनर है वो आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, अपना पूरा हक जमाने लगते हैं। अब वो ये भी कहती हैं कोई काइंड इंटेंशन से करे या क्रूअल इंटेंशन से, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी समझना अपनी किसी को, ये चीज़ गलत है। तो वो इस चीज़ से फ्री हो चुकी हैं कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर वो ये भी सोचती हैं उन्होंने उससे प्यार करा था, उस इंसान से, उसके हस्बैंड से, बट शायद इतना भी नहीं। तो इसमें ये भी बताया गया है कि शायद उनकी मैरिज लाइफ इतनी सेटिस्फाइंग और हैप्पी नहीं थी। और फिर वो सोचती हैं अब मैं फ्री हूँ, मेरी बॉडी, मेरा सोल फ्री है अब। और वो फ्री वर्ड रिपीटेडली बोलती रहती हैं। इसी मोमेंट के दौरान क्या होता है, दरवाजे पे नॉक होती है, नॉक करते हुए आवाज़ आती है उनकी बहन जोसेफीन की। वो की होल में से झांक कर उन्हें बोल रही है, अपनी बहन को,
कि बाहर आ जाओ, तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी, प्लीज़ भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो। और मिसेस मलाड वो कहती है मैं कोई अपनी तबीयत ख़राब नहीं कर रही हूँ। और फिर वो दरवाज़ा खोलती हैं और एक गॉडेस ऑफ विक्ट्री की तरह बाहर आती है मिसेस मलाड, और फिर अपनी बहन को पकड़ती हैं वेस्ट से, फिर नीचे आती हैं वो दोनों स्टेयर से। और जैसे ही मिसेस मलाड और जोसेफिन नीचे आ रही होती हैं स्टेयर से, रिचर्ड भी खड़ा है वहाँ, जिसने न्यूज़ दी थी डेथ की, और वो वहाँ खड़ा है। जैसे वो नीचे उतर रही होती हैं तभी डोर खुलता है, और डोर खोलकर अंदर कौन एंटर करता है? मिस्टर मलाड। हाँ, मिसेस मलाड के हस्बैंड मिस्टर मलाड, ब्रेंटले मलाड, वो एंटर करते हैं, और जो बहुत थके हुए लगते हैं और उनके कपड़े भी गंदे हो रखे होते हैं। और जैसे ही मिसेस मलाड ब्रेंटले मलाड को देखती है, अपने हस्बैंड को देखती हैं, वो एकदम से चिल्लाती हैं। और ब्रेंटले मलाड की डेथ नहीं होती है, वो उस ट्रेन में गए ही नहीं थे, वो उससे बहुत दूर थे। और रिचर्ड को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से वो सारा सीन क्रिएट होता है। और मिसेस मलाड की डेथ हो जाती है, और डॉक्टर्स यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनका हार्ट उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया। और ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इस स्टोरी की थीम यही है, फ्रीडम और कन्फाइनमेंट। मिसेस मलाड को फ्रीडम नहीं मिली थी उनकी लाइफ में, उनके हस्बैंड ने भी उन्हें फ्रीडम नहीं दी थी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की। वो काफ़ी वेल्दी फैमिली से थी, बट उनके पास राइट टू फ्रीडम नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। और जब उनके हस्बैंड की डेथ होती है तो फिर उनको दुख होता है बहुत ज़्यादा, बट उनको एक मोमेंट पे रियलाइज़ होता है कि ये शायद ये वो टाइम आएगा अब जिसमें वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाएंगे, अपनी मर्ज़ी से, और उनको किसी के लिए नहीं जीना होगा और ना ही किसी और को उनके लिए जीना होगा। और ये सब सारे थॉट्स जब चल रहे होते हैं, उनको लगता है वो फ्री हो गई हैं सब, मतलब कि सारी चीज़ों से और सारी रिस्ट्रिक्शन से। और फिर वो उस रूम के अंदर अपनी फ्रीडम को समझ लेती हैं, और जैसे ही उस रूम से बाहर जाती हैं तो वो अपने हस्बैंड को सामने देखती हैं, और जिस वजह से वो उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, क्योंकि उनके लिए उनकी फ्रीडम एक झटके में छिन जाती है। जैसे वो अपने हस्बैंड को देखती हैं तो वो उस चीज़ को उनका हार्ट कंट्रोल नहीं कर पाता और उनकी डेथ हो जाती है। प्लीज़ फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक से के बहुत खुशी मिलती है दिल से। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।